आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। हम आज की कक्षा में स्वतंत्रता के अधिकार को जो हमने पिछली कक्षा में शुरू किया था, आर्टिकल 19 को हमने पढ़ा था, हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 को शुरू करते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19, 20, 21, फिर 21 के और अनुच्छेद 22 ये आर्टिकल्स इसमें शामिल हैं। आगे वाले आर्टिकल्स कैसे कैसे उनमें क्या क्या है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल 19 हमने पढ़ लिया, आज हम 20 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्या है, इसको हम विशेष तौर पे बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छे तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अब तक जो हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं वो समझ में आए होंगे और आगे के मौलिक अधिकार भी और आज का जो आर्टिकल 20 भी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, ऐसी कोशिश हम मिलकर करेंगे। देखिए अनुच्छेद 20 क्या है। आर्टिकल 20 के बारे में असल में एक बात तो आप पहले से जानते हैं कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 359 में कहा गया, 44वां संविधान संशोधन 1959 से ये प्रावधान जोड़ दिया गया उसमें कि ये निलंबित नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ये दोनों आर्टिकल हैं तो बहुत महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 20 भी और अनुच्छेद 21 भी। लेकिन दिक्कत यह है कि आर्टिकल 21 के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में क्या है, सब जानते हैं जीवन का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 20 के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 20 का संबंध किससे है या उसमें क्या है। हमने यदि उसकी लाइन को रट भी लिया, पढ़ भी लिया, तो भी हम समझ नहीं पाते कि आर्टिकल 20 असल में कहना क्या चाहता है और उसके अंतर्गत हमें अधिकार है कौन से असल में। तो देखिए अनुच्छेद 20 को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 20 क्या है अनुच्छेद 20 में, और आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 है। लेकिन आपने ये लाइन पढ़ भी ली तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये समझ में नहीं आया कि ये लाइन कहना क्या चाहती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसमें से कौन सा अधिकार निहित है। तो देखिए आर्टिकल 20 में 3 क्लोज हैं, 20(1), 20(2) और 20(3). इसका मतलब आर्टिकल 20 में 3 प्रकार के अधिकार है, 3 बातें कही गई है। और वो 3 बातें कौन कौन सी हैं हम उन्हीं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि वो पहली बात क्या कहती है। अपराध के संबंध में ये पूरा का पूरा आर्टिकल 20 है कि इसका मतलब क्रिमिनल केसेस के बारे में है। हम बात करेंगे आगे केसेस कितने प्रकार के होते हैं, मामले कितने प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल 20(1) जो उसका पहला क्लोज है वो क्या कहता है वो समझिए आप। इसका पहला क्लोज कहता है, यदि हम इसके पहले क्लोज को अगर शॉर्ट में केवल कुछ शब्दों में बात करें तो हम वो भी बात कर लेंगे, और आर्टिकल 20(1) में जो विस्तार से संविधान में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो क्या लिखी गई हम वो भी बात कर लेंगे। अगर इससे आप संक्षिप्त में याद करना चाहें तो 3-4 शब्दों में आपको 20(1) को कैसे याद रखना है, पहले तो हम वो बात करते हैं और फिर हम 20(1) की वो लैंग्वेज लिखते हैं जो 20(1) में संविधान में लिखी गई विस्तार से। दोनों रूपों में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। संक्षिप्त में देखें 20(1) में जो कहा गया, अगर मैं कहूँ तो आपके मेरे ख्याल से हो सकता है वो समझ में ना आए, लेकिन वो आपकी याद रहनी चाहिए, आपके समझ में आ जाएगी जब हम विस्तार से इसको करेंगे। कहा गया भूतलक्षी, हालांकि संविधान में ये नहीं है, ये लाइन संविधान में नहीं है, ये तो इसका अर्थ लिख रहा हूं मैं एक छोटा 3-4 लाइन शब्दों में। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। कौन सा आर्टिकल 20(1) कहता है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। अब आपके समझ में ये भी नहीं आया कि असल में ये ऐसे जो भारी भरकम शब्द हैं इनका अर्थ क्या है। भूतलक्षी तो क्या होता है, दांडिक क्या होता है। चलिए विधि से तो आप कानून का अर्थ समझते हैं और उनसे संरक्षण कैसे है क्या है, वो थोड़ा सा होच-पोच हो गया मामला। चलिए पहले हम इस लाइन का अर्थ समझेंगे, फिर हम आर्टिकल 20(1) की संविधान की भाषा समझेंगे।
समझिए कि जो विधि होती है, मतलब जो कानून होते हैं जो राज्य बनाता है, वो कानून होते हैं असल में दो प्रकार के। दो प्रकार का प्रभाव होता है उनका, दो प्रकार के प्रभाव वाले कानून होते हैं। एक होते हैं प्रोस्पेक्टिव, दूसरे होते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। दो प्रकार के प्रभाव के कानून विधियां होती हैं। एक विधि कौन सी होती है? एक प्रकार की विधि होती है, वो होती है भविष्यलक्षी, जिसको हम भविष्यलक्षी कहते हैं। और दूसरे प्रकार की विधि होती है भूतलक्षी। समझने की कोशिश करना आप। इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो ये होती है प्रोस्पेक्टिव और ये होती है रिट्रोस्पेक्टिव। भूतलक्षी विधि और भविष्यलक्षी विधि में क्या अंतर है? तो भविष्यलक्षी का सीधा सा मतलब है कि ऐसी विधि जिसे बनाकर आगे से, जिस समय से बनाया उसके बाद से या और उसके बाद के जिस भी एक समय है वहाँ से लागू किया जाएगा। लेकिन ये इसका मतलब ये विधि क्या है? बनी उसके बाद से लागू हुई है, वो भविष्यलक्षी। मतलब जिसका प्रभाव, जो प्रभाव में आएगी बनने के बाद से, भविष्य के मामलों में वो लागू होगी, वो भविष्यलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि का मतलब ऐसी विधि जो बनी, जिसको बनाया गया जब विधि को, वो बनने के बाद के मामलों में तो लागू होगी, लेकिन उसे पहले के मामलों में भी बनी, उससे पहले के पुराने भूतकाल के मामलों से, भूतकाल के समय से उसे लागू किया जा सकता है। मतलब इसका प्रभाव पहले के, जब बनी उससे पहले के मामलों में भी उससे प्रभावी बनाया जा सकता है। ये भूतलक्षी होती है। रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव इसको कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो भविष्यलक्षी, अब विधियां दो प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं। एक प्रकार की विधि तो होती है कौन सी? दीवानी विधियां। और दूसरे प्रकार की विधि होती है कौन सी? फौजदारी विधियां। एक दीवानी विधि, दूसरी फौजदारी विधि। अच्छा, दीवानी विधि को ही सिविल लॉज कहते हैं। सिविल मामले जो कहते हैं ना, सिविल, इंग्लिश में इसको सिविल कहते हैं। और फौजदारी को ही हिंदी में अगर एक शब्द और इसका देखें तो दांडिक कहते हैं। जिस दांडिक शब्द का हमने ऊपर प्रयोग किया, मतलब दांडिक का मतलब फौजदारी, या इसे आपराधिक भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसको अगर कहें तो इसको कहते हैं क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल मामले, क्रिमिनल कानून। और ये सिविल कानून। तो ये सिविल मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, ठीक है। ये भविष्यलक्षी जो मामले होंगे वो दीवानी विधियों का, ये भी भविष्यलक्षी होंगी और फौजदारी विधियां भी भविष्यलक्षी होंगी। तो भविष्यलक्षी विधियां तो दोनों प्रकार की होती हैं, लेकिन भूतलक्षी विधि में हम अगर दो पार्ट में बांटें तो एक तो दीवानी मतलब सिविल और दूसरी क्रिमिनल। तो ये आर्टिकल 20(1) ये कहता है कि असल में भूतलक्षी विधियां क्या होंगी? सिविल मामलों में तो भूतलक्षी विधियां बनाई जा सकती हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रिमिनल मामलों में, क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल विधियां वो भूतलक्षी प्रभाव की नहीं बनाई जा सकती। दांडिक विधियां वो भूतलक्षी प्रभाव की नहीं बनाई जा सकती। मतलब आपराधिक मामलों की विधियां वो ऐसी नहीं हो सकती जिन्हें आज से बनाकर आज के पहले के मामलों में लागू किया जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? पहले इतनी सी बात तो आप ये समझिए, मतलब ये कि चाहे फौजदारी विधि हो चाहे दीवानी विधि हो, वो भविष्यलक्षी तो होगी, लेकिन भूतलक्षी विधि केवल दीवानी विधि हो सकती है, फौजदारी मामलों की विधि नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज ऐसा कोई काम किया है जो आज के समय में किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आज जो भी जितने भी कानून लागू है आज के समय में, आपराधिक कानून जितने भी लागू हैं, उनमें से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कल संसद ने कोई कानून बनाया, क्रिमिनल मामले में कोई ऐसा कानून बनाया, और उस कानून के दायरे में आज जो हमने काम किया है, आज का जो हमारा काम था, वो कल उसने ऐसी विधि बनाई कि आज वाला किया गया कार्य उसमें अपराध की श्रेणी में आता है। अगर ऐसा कानून उससे बनाए तो उसे
वो कल बनी गई विधि कल से ही लागू होगी, आज से उसे लागू नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप एक बात। जबकि दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में ऐसा किया जा सकता है। जैसे इनकम टैक्स के मामले जो भी हैं, जैसे मान लीजिए, तो इनकम टैक्स से संबंधित जो भी कानून है उसे आज बना के 2 साल पहले से लागू कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिविल मामले रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रिमिनल मामले हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के नहीं होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब इसी बात को, पहली बात तो इसको अगर आप अलग से नोट करना चाहें नोटबुक में तो कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा पॉज करके एक बार इतना सा उतार लीजिए, उसमें ये उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ सिविल के जगह दीवानी लिख लेना, यहाँ फौजदारी या दांडी के आपराधिक लिख लेना, और ये लिख लेना, यहाँ क्रॉस कर देना कि, और नीचे लिख लेना कि आपराधिक विधियाँ या दांडिक विधियाँ या फौजदारी विधियाँ वो भूतलक्षी प्रभाव की नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, 20(1) को थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं। आपने 20(1) लिख लिया वैसे, लेकिन मैं वहाँ आपने एक लाइन में लिख लिया ना, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, वो पहला एक कुछ छोटे शब्दों में आपने लिख लिया। अब हम 20(1) को वैसा लिखते हैं जैसा वो संविधान में लिखा है, और यहाँ से आपकी ये बात थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। वो जो बात मैंने आपको बताई वो इसलिए बताई क्योंकि एग्ज़ाम में आर्टिकल 20(1) को इसी भाषा में लिखा जाता है, ठीक है ना, तो वो आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 20(1) संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन न किया हो, या उसे उससे अधिक वह दंड का भागी नहीं होगा जितना वो अपराध किए जाते समय उसके लिए उस विधि द्वारा अधिरोपित था। ये हो सकता है आपके मामला लंबा हो गया थोड़ा सा, ये भाषा थोड़ी सी लंबी है, वाक्य थोड़ा लंबा है, लेकिन इस वाक्य को मैं जब यहाँ लिखूंगा और जब हम समझेंगे इस बात में तब आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखिए 20(1) क्या कहता है कि किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय प्रवृत्त या प्रचलित, एक ही बात है, उस समय प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन या अतिक्रमण न किया हो। उल्लंघन न किया हो तथा वह उस मात्रा से अधिक दंड का भागी नहीं होगा जितना अपराध किए जाते समय इस हेतु अधिरोपित था। यह आर्टिकल 20(1) की भाषा है जो संविधान में लिखी गई है। यहां से आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए आर्टिकल 20(1) में 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि किसी व्यक्ति को, देखिए यहां अपराध शब्द लिखा गया है, इसका मतलब ये आपराधिक मामलों में है सीधा सीधा।
किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। आपराधिक मामलों में अपराध शब्द है। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए यह समय चक्र है, किसी व्यक्ति ने यहाँ कोई काम किया, यहाँ कोई ऐसी क्रियाविधि की, कोई ऐसा काम किया जो उस समय एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इस समय उसने कोई ऐसा काम किया, लेकिन संसद ने यहाँ पे, संसद ने, विधानमंडल ने यहाँ पे कोई कानून बनाया, और यहाँ पे मतलब इसके बाद में बनाया कानून, यहाँ कोई ऐसा कानून बनाकर यहाँ ऐसा प्रावधान किया कि इसने यहाँ पे जो काम किया था ये कार्य यहाँ बनाए गए इस कानून का उल्लंघन करता है, तो यहाँ अब इस व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इसने कानून बनाया ये कहाँ से लागू होगा, ये यहीं से लागू होगा, इसे इस समय से पहले से लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, ये भविष्यलक्षी तो होगा लेकिन ये भूतलक्षी नहीं हो सकता। भूतलक्षी जानते हैं, यहाँ कानून बनाया, इसको पहले से लागू कर देना, ये भूतलक्षी प्रभाव की विधियां होती हैं। तो दीवानी विधियां तो भूतलक्षी हो सकती हैं कि यहाँ बनाकर इसे यहाँ से लागू कर दिया, हो सकता है, लेकिन फौजदारी विधियां कैसी होंगी, फौजदारी विधियां केवल भविष्यलक्षी होंगी। इसे यदि यहाँ बनाया है तो इसे यहाँ के बाद से ही लागू कर सकते हैं, इसको पहले से लागू नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? यही बात हमने वहाँ पर पढ़ी थी, वहाँ समझी थी। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, किसी विधि को बनाकर उसको पहले के समय से लागू, भूतकाल से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। सीधी सी बात एक है। तो जब तक उसने उस समय प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है तब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसे पहले से लागू, इसका मतलब इसे यहाँ से पहले से भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है, तथा वह उस मात्रा से अधिक दंड का भागी नहीं होगा। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने अपराध कर भी दिया, यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है, तो अपराध किए जाने के बाद उसे दंड कितना दिया जाएगा, तो उसे उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जितना अपराध किए जाते समय इस कार्य के लिए, इस अपराध के लिए अधिरोपित था, उस विधि में उतना निर्धारित था, उससे ज़्यादा दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी व्यक्ति ने कोई भी कार्य किया, और यहाँ जो कार्य किया, कोई भी अपराध किया, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कोई अपराध किया, और इस समय इस अपराध के लिए जो सज़ा थी वो सज़ा का प्रावधान कितना था, 1 वर्ष था। यहाँ प्रावधान 1 वर्ष का था कि इस ये अपराध किया जाएगा तो 1 वर्ष की उसे सज़ा मिलेगी। मान लीजिए उसने ऐसा अपराध किया, उसके ऊपर यहाँ केस चला, कोर्ट ने यहाँ डिसीजन दिया, मान लीजिए कोर्ट ने यहाँ डिसीजन दिया, लेकिन उस कोर्ट के डिसीजन देने से पहले यहाँ पे संसद ने कानून बना दिया, और कानून बना के कहा कि इसको यहाँ पर इस जो अपराध किया है इसकी सज़ा कितनी, 2 वर्ष की निर्धारित कर दी। यहाँ ये 1 वर्ष थी, यहाँ तक थी, लेकिन यहाँ पे इसी कार्य के लिए संसद ने और कठोर बना के 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान कर दिया। समझ गए आप? अब ये जो अपराध किया, इस अपराध के लिए, क्योंकि जिस समय अपराध किया गया था उसके लिए इस समय 1 वर्ष की सज़ा का प्रावधान था, तो यहाँ पे अगर इसके बाद में भी कोर्ट ने इससे पहले के मामले में कुछ निर्णय दिया है तो उसके लिए उससे पहले वो 1 वर्ष का प्रावधान ही लागू होगा, इसे 1 वर्ष ही सज़ा मिलेगी। यहाँ पे अभी अगर सज़ा दी गई तो 1 वर्ष की सज़ा ही इसे मिलेगी। 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान यहाँ के बाद से होगा। समझ रहे हैं आप? इससे पहले से नहीं होगा। मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती, ये भी प्रोस्पेक्टिव होगी, भविष्यलक्षी होगी। एक बात तो इससे सज़ा कितनी मिलेगी, 1 वर्ष की मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिल सकती, उससे अधिक सज़ा का क्योंकि अपराध किए जाते समय, इस समय जिस समय अपराध किया उस समय इसके लिए प्रावधान 1 वर्ष का था, तो इसको सज़ा भी 1 वर्ष मिलेगी। लेकिन मान लीजिए उल्टा किया जाए, एक बार समझिए कि यहाँ पे संसद ने जो कानून बनाया बाद में, यहाँ 1 वर्ष के बजाय यहाँ पे इसकी सज़ा घटाकर 6 माह कर दी। समझिए आप, कानून बनाकर ये प्रावधान कर दिया कि ये जो अपराध किया, ऐसा इसी प्रकृति का अपराध यदि है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान 6 माह करते हैं हम। थोड़ा सा उदार कर दिया, लिबरल हो गए, कानून को थोड़ा सा लचीला बना दिया और इसको क्या कर दिया,
6 माह की सज़ा उसके लिए रखी। अब मान लीजिए 6 माह की सज़ा रखी और यहाँ पे कोर्ट का निर्णय आ रहा है, तो अब बताइए उस व्यक्ति को कितनी सज़ा मिलेगी। तो ध्यान रखें, इसमें लिखा है उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा। तो यदि सज़ा बढ़ाई जाती तो नहीं, ज़्यादा नहीं, बल्कि उतनी ही सज़ा मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन कम का तो इसमें लिखा नहीं गया, इसलिए यदि कम की जाती है तो इसका लाभ यहाँ पे ज़रूर मिलेगा इसको। यहाँ अब यदि इसका निर्णय होता है तो इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, बल्कि ये लागू होगा, क्योंकि इसको अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती, कम तो दी जा सकती है। यदि विधि बनाकर उसे कम कर दिया गया है तो उसका लाभ ज़रूर मिलेगा उसको। ये 2 बातें इसमें हैं। एक बात तो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट की है कि कोई भी वो जो क्रिमिनल रूल्स हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के नहीं हो सकते, उनको भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये कि किसी व्यक्ति को किसी क्राइम में यदि उसने कोई क्राइम किया है तो उसे जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा क्राइम किए जाते समय उसके लिए जितनी सज़ा थी उससे अधिक सज़ा नहीं मिल सकती, इसका मतलब कम मिल सकती है। ठीक है, ये 2 बातें इसमें है आर्टिकल 20(1) में। पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये लाइन लिखें ऐसी कैसे। लिख लीजिए। चलें, वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिखें अनुच्छेद, एक लाइन छोड़ के लिखना, अनुच्छेद 20(1) में, अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत, ये लिखें, अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत निम्नलिखित 2 बातें दी गई हैं। निम्नलिखित 2 बातें दी गई हैं। निम्नलिखित 2 बातें दी गई हैं। 1 नंबर लगा के लिखें कि इसमें 2 बातें कौन कौन सी। एक तो पहले वाली, दूसरी ये वाली। लिखें, पहली वाली लिखें, 1 नंबर लगा के लिखें। इसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। कानून का उल्लंघन न किया हो। ठीक है, फिर लिखें अगली पंक्ति में, अर्थात राज्य द्वारा कोई आपराधिक विधि बनाकर, आपराधिक का मतलब क्रिमिनल रूल्स या क्रिमिनल लॉज, कोई आपराधिक विधि बनाकर उसे भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता। आपराधिक विधि बनाकर उसे भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता। भूतकाल से लागू नहीं किया, ये 20 का उल्लंघन हो जाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो 20 का उल्लंघन हो जाएगा। दीवानी विधि का ऐसे की जा सकती है, भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भूतकाल से आपराधिक विधियों को लागू नहीं किया जा सकता, उसको उसके बाद से ही लागू होंगी। लिखें अगली पंक्ति में, अर्थात आपराधिक विधियां केवल भविष्यलक्षी हो सकती हैं। आपराधिक विधियां केवल भविष्यलक्षी हो सकती हैं, जबकि दीवानी विधियां, अर्थात आपराधिक विधियां केवल भविष्यलक्षी हो सकती हैं, जबकि दीवानी विधियां भविष्यलक्षी भी हो सकती हैं,
भविष्यलक्षी भी हो सकती है तथा भूतलक्षी भी हो सकती है। भूतलक्षी भी हो सकती है। भूतलक्षी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अगली बात लिखते हैं। तो 2 नंबर लगा के लिखें। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई अपराध कर दिया गया तो उसे केवल उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी अपराध किए जाते समय उसके लिए निर्धारित थी। जितनी अपराध किए जाते समय उसके लिए निर्धारित थी, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं। अर्थ लिखें अगली पंक्ति में, अर्थात अपराध किए जाने के बाद यदि राज्य ने विधि बनाकर उसके लिए अधिक दंड का प्रावधान कर दिया तो इसका प्रभाव उस अपराध पर नहीं होगा। ठीक है, तो उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, लिखें अगली पंक्ति में, जबकि अगली पंक्ति में लिखें जबकि यदि अपराध किए जाने के बाद राज्य ने विधि बनाकर उसके लिए कम सजा का प्रावधान कम सजा का निर्धारण कर दिया है तो अपराधी को इसका लाभ प्राप्त होगा। ये आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20(1) की बात हमने की, जिसमें 2 बातें थी कि पहली बात तो वो जो क्रिमिनल लॉज होंगे वो क्या होंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के नहीं होंगे। और इसके अलावा सज़ा जो दी जाएगी वो उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती जितनी उस अपराध किए जाते समय उसके लिए निर्धारित थी, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। चलिए आर्टिकल 20(2) समझिए आप। आर्टिकल 20(2) को अगर हम समझें तो एक लाइन में अगर समझें तो दोहरे दंड का निषेध। मतलब ये कि 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन इसकी भाषा अगर हम देखें, संविधान वाली भाषा, तो उसमें लिखा गया है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार, 2 बार नहीं लिखा गया है,
एक से अधिक बार दंडित तथा अभियोजित नहीं किया जाएगा। दंडित तथा अभियोजित नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है इसमें कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध एक किया है तो उसे सजा जो दी जाएगी दंडित एक से अधिक बार नहीं किया है। दो नहीं लिखा गया है, दो का मतलब तो फिर 3 बार किया जा सकता है, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। सीधा से लिखा है उसे केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जाएगा। यदि उसने अपराध 2 किए तो उसकी सजा ऐसा हो सकता है 2 बार उसे सजा दी जाए, लेकिन एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, एक से अधिक बार नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक है दंडित, दूसरा है अभियोजित। पहले हम दंडित की बात करते हैं। यदि व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक बार अपराध किया तो उसे केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। मान लीजिए उस जो भी अपराध किया उसे जेल भेज दिया, 6 महीने की सज़ा हुई, 6 महीने की सज़ा पूरी हुई, वो जेल से बाहर आया। अब उसके ऊपर दोबारा ये केस नहीं लग सकता है कि उसने देखिए वो अपराध किया था, जिस अपराध के लिए वो जेल में सज़ा काट के आए वो उसके ऊपर दोबारा नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तुमने देखो वो अपराध किया था तो वापस चलाते हैं, वापस जेल जाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो 6 महीने की सज़ा या 1 साल की जो भी सज़ा जेल में काट के आया है वो उसने अपने पीछे के अपराध का हिसाब बराबर कर दिया है। अब उसे एक से अधिक बार दंडित उस अपराध के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन ये भी कहा गया कि कोई अपराध की प्रकृति ऐसी है, मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जो उसका ही उत्तरोत्तर दूसरी श्रेणी का कोई अपराध है, अलग तरीके का अपराध, दूसरा अपराध है, तो दूसरे अपराध के लिए उसके ऊपर मामला चल सकता है, उसे दूसरे मामले में दंडित किया जा सकता है। लेकिन एक ही मामले में एक ही अपराध के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक मामला यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई एक ही अपराध किया तो उसकी सज़ा यदि उसे दी गई तो सज़ा की तो देखिए सज़ा के प्रकार तो 2 हो सकते हैं, लेकिन सज़ा 2 बार नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सज़ा में उसे ये अगर सज़ा दी गई कि उसे कुछ महीनों का कारावास भी दिया और साथ में यदि मान लीजिए उसके ऊपर उसने वो कोई सर्विस में है तो उसकी सर्विस से बर्खास्त कर दिया, तो आप ये नहीं कह सकते उसको आप वहाँ जेल में भी डाल रहे हैं और यहाँ नौकरी से भी हटा रहे हैं, तो ये दोहरा दंड है। ये दोहरा दंड नहीं है, ये उस सज़ा के एक तरीके से 2 रूप हैं। सज़ा एक ही मानी जाएगी, सज़ा के 2 रूप हैं, ये 2 बार सज़ा नहीं मानी जाएगी, ये एक से अधिक बार सज़ा नहीं है। ये सज़ा तो एक ही है, वो 2 तरीके की सज़ा दी जा रही है, ठीक है। एक बात तो ये दंडित वाली। दूसरी बात अभियोजित वाली और समझिए। अभियोजन का मतलब केस चलना, कोर्ट में उसका मामला उठाना, कोर्ट में उसे अभियोजित करना। तो ये कहता है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित और अभियोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ अभियोजित वाली बात को थोड़ा सा गहराई से और समझ लीजिए आप। वो इसलिए समझ लीजिए कि भारत का जो अभियोजन वाला मामला है ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में थोड़ा सा सीमित है और उससे थोड़ा अलग है। अमेरिका और ब्रिटेन में थोड़ा ज़्यादा व्यापक है। कैसे है? अभियोजन का मतलब ये, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस चलता है किसी अपराध के लिए, तो 2 प्रावधान हो सकते हैं। या तो उसे दंडित किया जाएगा, मतलब या तो उसने अपराध किया है, दोषी है वो, या फिर निर्दोष है। 2 ही तो तरीके हो सकते हैं। तो यदि वो दोषी है तो मतलब दंडित किया, और भारत में यह है कि यदि दंडित कर दिया तो उसे दोबारा ना तो दंड दिया जाएगा और ना उसके ऊपर केस चलेगा, ना उसे अभियोजित किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को एक बार दंडित कर दिया तो उसे दोबारा ना तो दंडित कर सकते हैं और ना ही अभियोजित कर सकते हैं। दोबारा वो मामला केस आएगा ही नहीं कोर्ट में यदि दंडित कर दिया तो। लेकिन यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया, मान लीजिए कि निर्दोष घोषित हुआ वो कोर्ट में, तो अब उसे दंडित तो निर्दोष अगर घोषित कर दिया तो दंडित तो कैसे हो गए। अगर उसे दंडित नहीं किया गया तो उसके विरुद्ध दोबारा अभियोजन चलाया जा सकता कि नहीं कि चलाया जा सकता। तो देखें, ध्यान रखें, ब्रिटेन और अमेरिका में यदि उसे एक बार दंडित कर दिया तो उसे दोबारा ना दंडित किया जा सकता ना अभियोजित किया जा सकता। भारत में भी सेम ऐसा है। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया तो भी उसे दोबारा अभियोजित नहीं किया जा सकता। यदि वो निर्दोष है तो भी वो केस दोबारा नहीं आएगा। कोर्ट ने अगर उसे निर्दोष मान लिया तो वो केस वहीं पे ख़त्म। उस स्तर के कोर्ट तक, ऊपर के कोर्ट में आ जा सकते हैं, लेकिन उस स्तर तक के कोर्ट में वो मामला ख़त्म हो जाएगा।
जबकि भारत में यदि किसी व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दिया है कोर्ट ने, तो उसी मामले को दोबारा अभियोजन चलाया जा सकता है। रीओपन होते हैं हमारे यहाँ पे केस, रीओपन किया जा सकता है केस को, फाइल वापस खुल जाती है, तो दोबारा अभियोजन चलाया जा सकता है। तो देखें, दो तरीके हैं, या तो कोई व्यक्ति दोषी होता है या कोर्ट ने उसे क्या करता है, निर्दोष घोषित करता है। कोर्ट दो ही तरीके करता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखें कि अब वो या तो क्या होगा, दंडित होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो हम बात दंडित की करते हैं और दूसरी बात अभियोजन की करते हैं। तो यदि उसे दोषी है वो, तो इसका मतलब दंडित कर दिया उसको, तो दोबारा, ये दोबारा दंडित की बात कर रहा हूं, दोबारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे दोबारा अभियोजित किया जा सकता है। यदि उसे एक बार दंडित कर दिया, दोषी का मतलब दंडित कर दिया, अभियोजित भी नहीं किया जाएगा। यदि वो निर्दोष घोषित कर दिया गया, तो इसका मतलब दंडित तो उसे किया ही नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। निर्दोष घोषित है तो पहली बार ही दंड नहीं मिलेगा, दूसरी बात की तो बात कहाँ पे है, लेकिन उसके विरुद्ध दोबारा अभियोजन चलाया जा सकता है, ये ध्यान रखें आप। तो सीधा सा मामला एक ये है कि भारत में यदि किसी व्यक्ति को दंडित कर दिया गया है तो उसे दोबारा ना दंडित किया जा सकता है ना अभियोजित किया जा सकता है। लेकिन यदि उसे दंडित नहीं किया गया है पहली बार, तो उसे दोबारा उसे अभियोजित, उसके दोबारा उसके ऊपर अभियोजन चलाया जा सकता है। जबकि ब्रिटेन और अमेरिका में दोबारा अभियोजन भी नहीं चलेगा। यदि वो निर्दोष भी घोषित हो गया तो भी उस दोबारा अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। ये आर्टिकल 20(2) है, दोहरे दंड का निषेध। लिखिए आप 20(2) दोहरे दंड का निषेध। दोहरे दंड का निषेध लिखें इसमें, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित तथा अभियोजित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लिखिए आप इसमें, लिखें ये आपने लिख लिया होगा, आगे लिखें। ब्रिटेन और अमेरिका के साथ थोड़ी तुलना है तो मैं थोड़ा वो भी लिखा देता हूं। लिखें आप, ब्रिटेन और अमेरिका में किसी दोषी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दंडित तथा अभियोजित नहीं किया जा सकता, दंडित तथा अभियोजित नहीं किया जा सकता, दंडित तथा अभियोजित नहीं किया जा सकता। लिखिए अगली पंक्ति में, भारत में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है। मतलब भारत में भी एक बार किसी अपराध के लिए दंडित व्यक्ति को दोबारा दंडित और अभियोजित नहीं किया जा सकता। तो सेम है भारत और अमेरिका में, ब्रिटेन में यदि दंडित किया गया तो सेम है। भारत में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है, इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, ब्रिटेन और अमेरिका में न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित किए गए किसी व्यक्ति को, न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित किए गए किसी व्यक्ति को, निर्दोष घोषित किए गए व्यक्ति को उसी मामले में दोबारा अभियोजित नहीं किया जा सकता, उसी मामले में दोबारा अभियोजित नहीं किया जा सकता, दोबारा अभियोजित नहीं किया जा सकता। जबकि भारत में ऐसी स्थिति में दोबारा अभियोजित किया जा सकता है, दोबारा अभियोजित किया जा सकता है, दोबारा अभियोजित किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 20(2) है जो यहाँ पे है, दोहरे दंड के निषेध के बारे में ये बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 20(3) समझिए आप।
और 20(3) क्या कहता है वो ध्यान से समझिए। आर्टिकल 20(3) कहता है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण। तो इसमें यह लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। ये आर्टिकल 20(3) कहता है। 20(3) की संविधान में लिखी गई जो भाषा है वो ये कहा गया कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20(3) संविधान में लिखा गया। तो देखिए 20(3) की सीधी सी बात है कि यदि किसी व्यक्ति ने, इसका मतलब ये एक तो आपराधिक मामलों में लागू हुआ है, दीवानी मामलों में इसका मतलब बाध्य किया जा सकता है। दीवानी मामलों में यदि बाध्य किया गया तो 20(3) का उल्लंघन नहीं होगा, वो ध्यान रखना आप। 20(3) उल्लंघन होता है केवल आपराधिक मामलों में। तो दीवानी मामलों में यदि ऐसा किया गया तो 20(3) का उल्लंघन नहीं है। तो एक तो ये कौन से मामलों में है? आपराधिक मामलों में है। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि इसमें कहा गया है कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण दिया गया। तो खुद के विरुद्ध वो ऐसी सूचना जो वो जानता है वो देने के लिए आप नहीं कर सकते, उससे संरक्षण प्राप्त है। एक बात जो मुख्य बात है कि बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा का मतलब ये है, वो यदि स्वयं अपनी इच्छा से देना चाहे, स्व प्रेरणा से देना चाहे, स्वयं की इच्छा से यदि देना चाहे तो वह ऐसी गवाही दे सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि वो खुद अपनी इच्छा से अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देना चाहता है तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, वो 20(3) का उल्लंघन नहीं है, वो दे सकता है ऐसा। ठीक है, तो लिखें आप इसमें, पहले आप ये लिख लीजिए आर्टिकल 20(3) स्वयं के विरुद्ध गवाही देने, साक्ष्य देने से संरक्षण, और ये 20(3) की भाषा लिख लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखिए लिखें इसमें, इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में स्वयं के विरुद्ध कोई सूचना, कोई जानकारी अथवा गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अथवा गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लिखें अगली पंक्ति में, लिखें दीवानी मामलों में स्वयं के विरुद्ध दी गई गवाही, दीवानी मामलों में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य करना, दीवानी मामलों में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य करना इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है। मतलब ये केवल आपराधिक मामलों में, स्वयं के विरुद्ध गवाही देना इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है। अर्थात यह प्रावधान केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है, दीवानी मामलों में नहीं। अर्थात यह प्रावधान केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है, दीवानी मामलों में नहीं। दीवानी मामलों में नहीं। फिर लिखिए अगली पंक्ति में,
लिखें, बाध्य नहीं किया जाएगा से तात्पर्य है, बाध्य नहीं किया जाएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना ऐसे, बाध्य नहीं किया जाएगा से तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं के विरुद्ध गवाही देना चाहे, स्वेच्छा से स्वयं के विरुद्ध गवाही देना चाहे तो वह दे सकता है, तो वह दे सकता है, तो वह दे सकता है। अच्छा, कोर्ट ने फिर यह भी माना कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बाल का सैंपल नहीं देना चाहे, कई बार कई केसेस में होता है ना कि बालों के सैंपल लिए जाते हैं, मैच किए जाते हैं कि अपराध के मामले में मैच करने के लिए सैंपल लिए जाएं, तो वो ये भी माना गया है कि ये भी उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर कोर्ट ने अलग अलग मामलों में कहा कि आधुनिक जो जिस तरीके से ये तकनीक का यूज़ करके और एक तरीके से उसे गवाह के रूप में और सबूत के रूप में उसे पेश किया जाता है, जैसे नार्को टेस्ट किया जाता है, जैसे ब्रेन मैपिंग किया जाता है, ठीक है ना, जैसे लाई डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है, तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो तकनीक है, इनको भी इनका यूज़ किया तो जा सकता है, लेकिन उसकी इच्छा से ही किया जा सकता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो लिखिए आप अगली पंक्ति में, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार एक केस आया था 2010 में, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद आया था। उस मामले में कोर्ट ने कहा था ये बात कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार किसी मामले में किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, किसी मामले में किसी व्यक्ति की इच्छा अथवा सहमति के बिना, किसी व्यक्ति की इच्छा अथवा सहमति के बिना लाई डिटेक्शन, लाई का मतलब LIE होता है, झूठ बोलना, तो झूठ की डिटेक्शन का मतलब जांच, ये एक पद्धति है। लाई डिटेक्शन, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, आदि तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, आदि तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, आदि तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है, इस तरीके से। यदि लेकिन वो अपनी सहमति से अगर ऐसा कराना चाहे तो ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आर्टिकल 20 ये है अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसके तहत 20(1) में कहा गया कि किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय प्रचलित किसी कानून का विधि का उल्लंघन न किया हो, तथा उससे अधिक दंड का भागी कोई व्यक्ति नहीं होगा जब तक कि वो अपराध किए जाते समय उसके लिए अधिरोपित था। 20(2) में कहा गया दोहरे दंड का निषेध, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित और अभियोजित नहीं किया जाएगा। और तीसरे में कहा गया स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। लेकिन एक बहुत खास बात आर्टिकल 20 के बारे में समझिए, और वो आप लिखें, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, एक लाइन छोड़ के लिखें कि 44वें संविधान संशोधन, लिखिए आप ये बात, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 में, अनुच्छेद 359 में संशोधन कर, अनुच्छेद 359 में संशोधन कर, कौन सा आर्टिकल है? 359 है। अनुच्छेद 359 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया, यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को,
अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकेगा, किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता, किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 20। ठीक है, इस तरीके से ये आर्टिकल 20 है। हमने आर्टिकल 20 को पढ़ा। हम अगली क्लास में फिर आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं जीवन के अधिकार के तहत। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।